अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़ेब खानज़ादा। 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ की विकटें गिरने का सिलसिला जारी है। निस्बतन गैर अहम रहनुमाओं के साथ साथ अब इमरान खान के करीबी और देरीना साथी भी उनका साथ छोड़ रहे हैं। सबसे अहम खबर आज डॉक्टर शीरी मज़ारी के हवाले से सामने आई है, जिन्होंने रिहाई के बाद आज सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। फयाजुल हसन चौहान ने भी आज पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है, मगर साथ ही उन्होंने 9 मई के वाक़यात के हवाले से इमरान खान पर एक बड़ा इल्ज़ाम भी लगा दिया है। इससे पहले तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आमिर कियानी, मलिक अमीन असलम, चौधरी वजाहत हुसैन और तहरीक इंसाफ कराची के सदर आफ्ताब सिद्दीकी समेत कई रहनुमा पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जबकि बहुत से सीनियर रहनुमा 9 मई के बाद से जेल में हैं। आज ये खबरें आ रही थी कि तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी भी रिहाई मिलने के बाद पार्टी छोड़ सकते हैं, कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया और उन्हें अडियाला जेल से रिहाई मिलते ही फौरन दोबारा गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैं पार्टी में था और रहूंगा। पार्टी छोड़ने के लिए दबाव है आप पे। पार्टी छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है आप पे। मैं पार्टी में था, हूँ और इंशाअल्लाह रहूँगा। पार्टी के लिए दबाव डालने के लिए। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा के वकील ने दावा किया था कि जमशेद चीमा पार्टी छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन अब से कुछ देर पहले जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा को भी रिहाई के बाद पंजाब पुलिस ने अडियाला जेल के बाहर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा 9 मई के बाद शीरी मज़ारी को 4 मरतबा गिरफ्तार किया गया था। अदालत उन्हें जमानत देती और उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता और बिलाखिर आज उनको रिहाई मिली और आज ही उन्होंने पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। शीरी मज़ारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि अब मेरे बच्चे, वालदा और मेरी सेहत तरजीह है। आज से मैं PTI या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं हूँ। मैं 9th और 10th में पर होने वाले वायलेंस की मजम्मत करती हूँ। मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसके हवाले से अंडरटेकिंग भी दी है। रियासती सिंबल्स होते हैं, GHQ है, सुप्रीम कोर्ट है, जैसे पार्लियामान है, ऐसे स्टेट सिंबल्स पे वायलेंस करना बहुत ज़्यादा मजम्मत इस पे करनी चाहिए सबको, और मैं करती हूँ। 12 दिन अबडक्शन रिहाई के प्रोसेस के थ्रू इस वजह से सेहत और ये आजमाइश जो मेरी बच्ची को हुई, और मैंने जेल में अडियाला में इसकी वीडियो भी देखी जिधर वो इतना रो रही थी जब मुझे तीसरी दफ़ा लेके गए हैं इधर से पंजाब पुलिस वाले। मैंने ये फैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ। आज से मैं PTI या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। मेरे बच्चे और मेरी वालदा मेरी प्रायोरिटी हैं और जाहिर है उसकी वजह से मेरी सेहत भी मेरी प्रायोरिटी है। इससे पहले आज सुबह ही इमरान खान ने ट्विटर पर लिखा था कि अदालत की जानिब से रिहाई के अहकाम जारी होने के बाद शीरी मज़ारी की अडियाला के बाहर से गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हैं। ये हुकूमत नई बस्तियों की तरफ जा रही है, उनकी सेहत नाजुक है और अदालतों की जानिब से जमानत देने के बावजूद उन्हें दोबारा गिरफ्तार करके इस आजमाइश का निशाना बनाना महज उनके अज़म को तोड़ने की कोशिश है। शीरी नहीं टूटेंगी क्योंकि उनमें कई लोगों से ज़्यादा हिम्मत है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। ताहम मुल्क तेज़ी से बनाना रिपब्लिक बनने की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस का उसूल कार फरमा है। इमरान खान ने आज सुबह ये ट्वीट किया, जबकि शीरी मज़ारी पहली दफ़ा 12 मई को गिरफ्तार हुई थी और उसके बाद मज़ीद 3 दफ़ा गिरफ्तार हो गई थी। इस दौरान शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी ने अपनी वालदा और कारकुनों के लिए आवाज़ ना उठाने पर इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया था और कहा था कि इमरान खान को सिर्फ अपनी और अपनी बीवी की पड़ी हुई है। अफसोस की बात है कि उन्हें अपने कारकुनान और लीडरशिप भूल गए हैं वो। मुझे तो इस पर अफसोस ही हो सकता है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पंजाब के साबिक सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया है। कई दिनों तक ये सवाल उठता रहा कि अगर इमरान खान ये दावा कर रहे हैं कि 9 मई को जलाओ घेराव और फौजी इमारतों और अलामतों को जलाने के वाक़यात तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने नहीं किए, तो इमरान खान उनकी मजम्मत क्यों नहीं कर रहे हैं। आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में फयाजुल हसन चौहान ने इल्ज़ाम लगाया है कि इमरान खान ने रिहा होने के बाद पहली मीटिंग में हिदायत दी थी कि 9 मई के वाक़यात की मजम्मत नहीं करनी है। 1 मई की रैली प्रैक्टिस के तौर पर रखी गई ताकि फौजी इमारतों की तरफ रुख करें। अब PTI से अब कोई ताल्लुक नहीं है, सियासत में नहीं छोड़ रहा। 1 मई को खान साहब ने यौम मजदूर पर रैली लिखवाई। अब खान साहब ट्रेनिंग दे रहे थे फौजी इलाकों के अंदर इमारतों की तरफ लोगों को मुजाहरा करने की तरफ जाने की। 1 मई को खान साहब ने जी रैली लिखवाई यौम मजदूर के बहाने। आर्डर दिया जी लियाकत बाग से जना जाओ सदर वाले पास से। हमने जगह चेंज करके शमशाबाद पार्क तय करवा दी। खान साहब को बुरा लगा। खान साहब ने 6 तारीख को दोबारा रैली लिखवाई। उनके ज़हन में है कि वो कचहरी और GH के साथ साथ है। उन्होंने कहा जी कचहरी जाना है आपने। 12 तारीख को खान साहब वापस आए। 14 को
जूम मीटिंग हो रही है जी। खान साहब ने पहली इंस्ट्रक्शन दी कि जनाब किसी ने डिफेंसिव मोड में नहीं जाना और कोई मजम्मत नहीं करनी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के पार्टी छोड़ने पर इमरान खान का कहना है कि लोगों पर पार्टी छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा है। मैं सुनता हूँ जी आज एक और किसी ने और रिजाइन कर दिया तो और पीटीआई छोड़ रहा है। मुझे तरस आता है देख के उनकी तरफ, वो बेचारे उनकी शक्लें देखें किस प्रेशर में वो रिजाइन किए हैं, किस तरह का उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, बिजनेसेस के ऊपर प्रेशर जा रहा है। तो क्या उनको समझ नहीं आ रही जो ये करवा रहे हैं कि इससे नहीं पार्टी खत्म होने लगी बल्कि लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। अब से कुछ देर पहले भी एक ट्वीट में इमरान खान ने लिखा है कि हमने पाकिस्तान में जबरी शादियों के बारे में तो सुन रखा था, मगर तहरीक इंसाफ के लिए जबरी अलहदगियों का एक नया अजूबा मुतारिफ करवाया गया है। बात करेंगे वफाकी वज़ीर हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। हसन इकबाल साहब, आपकी तरफ से मैसेज क्लियर है, आपकी हुकूमत की तरफ से, एक जमहूरी हुकूमत की तरफ से, कि दूसरी पार्टी के जमहूरी रहनुमा अगर पार्टी छोड़ेंगे तो रिहा होंगे वरना दोबारा कैद कर दिए जाएंगे। शीरी मज़ारी ज़मानत लेती रहीं मगर पार्टी नहीं छोड़ रही थी तो कैद कर दी जाती थी। अभी शाह महमूद कुरैशी के साथ ये हुआ, जमशेद चीमा के साथ ये हुआ, मुसर्रत जमशेद चीमा के साथ ये हुआ। तो जो पार्टी छोड़ेगा सिर्फ वही आज़ाद रहेगा। देखिए शाहज़ेब, मैं समझता हूँ कि जो ये रहनुमा पार्टी छोड़ रहे हैं वो इसके साथ ये ऐलान भी कर रहे हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो नाकाबिले माफ़ी है और उस पे उनकी पार्टी ने और इमरान खान साहब ने रेड लाइन क्रॉस की। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं कि अमेरिका में जब कैपिटल हिल पे सदर ट्रंप के रहनुमाओं ने, सदर ट्रंप के पैरोकारों ने हमला किया तो हज़ारों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया गया और सजाएं दी गई। इसी तरह लंदन में जब बलवे हुए सड़कों पर तो न सिर्फ हज़ारों लोग गिरफ्तार हुए बल्कि 24 घंटे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लगाया गया, उनको सजाएं दी गई। इस वक्त सूरत यह है कि ये सियासी लिबर्टीज़ का मामला नहीं है। ये लोग जिन्होंने 9 मई को इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान के दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया, कायदे आज़म के घर को निशाना बनाया, इन्होंने शोहदा की यादगारों को निशाना बनाया, एयर बेसिस को निशाना बनाया, इन्होंने मस्जिद तक जला दी, इन्होंने कलमा जहाँ लिखा हुआ था उसको डंडे मार के गिरा दिया बोर्डों को, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का था, स्कूल थे, सब कुछ जला के फना कर दिए। इस किस्म के क्राइम्स पे कौन सा मुआशरा माफ़ी देता है? और यकीनन इसमें जो कोई अगर अपने क्राइम के ऊपर एडमिशन करेगा, माफ़ी करेगा, उसके लिए माफ़ी है, लेकिन जो लोग इस पे कायम हैं और समझते हैं कि उन्होंने ठीक किया है तो वो यकीनन फिर मुल्क के कानून के तहत सज़ा के हकदार हैं। बिल्कुल, कानून के तहत उनको सज़ा मिलनी चाहिए, मगर डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा उस दिन घर पर थी। शाह महमूद कुरैशी साहब इस 9 मई के वाक़े से पहले गिरफ्तार हो चुके थे। फिर मैसेज ये तो ना होना कि आप पार्टी छोड़ेंगे तो ही मामलात होंगे। ये तो क्लियर मैसेज है कि जो लोग इन्वॉल्व नहीं हैं उन्हें भी पार्टी छोड़नी है, पार्टी को मुकम्मल तौर पर डिसमेंटल करना है इमरान खान साहब की। पहली बात जो है, हमारे जहाँ तक इल्म है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो एविडेंस के बेस पे मूव कर रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये लोग वहाँ पर मौजूद होते पत्थर मारने और आग लगाने में। जो इस वाक़े के सपोर्टर्स हैं, प्लानर्स हैं, जिन्होंने इस पूरी मनसूबाबंदी में हिस्सा लिया, वो भी उतने ही शरीक जुर्म हैं। और इसके साथ साथ ये है कि जो लोग इस वाक़े के अंदर जिन्होंने लोगों को शामिल किया, और मैं देखिए इमरान खान साहब ने 8 महीने से एक जहन साजी की। उन्होंने अपने कारकुनों के जहनों के अंदर नफरत भरी, उन्होंने कारकुनों को फौज के खिलाफ एक इंतकाम की आग में जलाया। पहले कभी कहते थे कि जी ये न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होते हैं, फिर ये कहते थे मीर सादिक, मीर जाफर, फिर कभी ये जनरल बाजवा की तारीफ़ें करते थे, कभी उनके खिलाफ बयान देते थे, कभी जनरल आसिम के साथ तारीफ़ करते थे, कभी उनके खिलाफ कहते थे सब चीज़ें वो करवा रहे हैं। ये जो सारा इन्होंने टारगेटिंग की और वो एक बाकायदा मंसूबे के तहत इन्होंने फ़ौज के साथ अपने लोगों को लड़ाया, मैं समझता हूँ कि इस किस्म की नारकी की तो कोई भी इजाज़त नहीं दे सकता। ऐसे बात साहब, ज़ाहिर उसकी और जो इमरान खान साहब की अपनी कंट्राडिक्शंस है वो अपनी जगह पर हैं, उसकी इजाज़त भी नहीं दी जा सकती है जो आप कह रहे हैं कि लड़ाया गया और ये सारे मामलात हुए। मगर अगर ये लोग मुलव्विस हैं तो इन्हें MPO के तहत तो ना गिरफ्तार किया जाए, फिर उस साजिश के तहत गिरफ्तार किया जाए और साबित करके गिरफ्तार किया जाए। एक मुकदमे से बरी होते हैं, MPO के तहत दूसरे मुकदमे में धर लिए जाते हैं और फिर नज़र आ रहा है कि अंडर ड्यूरेस प्रेशर डाल के उनसे पार्टी छुड़वाई जा रही है। आपको लगता है इस तरीके से इमरान खान साहब की पार्टी खत्म हो जाएगी? आप लोगों को तो महीनों महीनों इमरान खान साहब ने गिरफ्तार रखा, आप लोगों के साथ बहुत ज्यादतियां हुई, आपकी तो लीडरशिप को अंदर रखा, मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, आपकी पार्टी नहीं टूटी।
शाहजेब, मैं ये कहूँगा कि देखिए, सियासी कारकुन को कभी आप अंडर ड्यूरेस जो है वफादारी तब्दील करने पे मजबूर नहीं कर सकते, और ख़ास तौर पे ऐसे इनकलाबी के जो इनकलाब लाने के लिए निकले हों, वो इस तरह मामूली सी थपेड़ों के साथ अपनी पार्टी नहीं छोड़ते। चे जाए कि उन्हें यकीन हो कि जिस रास्ते पे वो चले हैं वो रास्ता गलत था। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स है, बहुत तेज़ी के साथ लोगों को एहसास हो रहा है कि उन्होंने अपना वक्त ज़ाय किया है और वो इमरान खान साहब के धोखे में आए हैं। और जो असल में इमरान खान साहब का एजेंडा था, या तो वो अपनी ज़ात के गिर्द घूमता था, या वो फिर बिलवास्ता तौर पे उन लॉबीज़ के हाथ में एक खिलौना बन गए जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन और रियासत के अंदर इदारों को उनके खिलाफ अवाम को करके मुल्क को चाहती थी कि एक क्याओस और एनार्की के अंदर पाकिस्तान चला जाए। तो इसलिए हो सकता है कि इन लोगों को ये रियलाइजेशन हो रही है, चूँकि देखिए पाकिस्तान की 75 साल तारीख में बड़ी सियासी तहरीकें चली, कभी अयूब खान के खिलाफ चली, कभी ज़िया-उल हक के खिलाफ चली, कभी जनरल मुशर्रफ के खिलाफ चली, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को मार्शल लॉ का भी सामना करना पड़ा, हम सब ने जेलें काटी जैसे आपने कहा, लेकिन सख्तियां भी देखी, लेकिन किसी ने ये अपने मुल्क के सलामती के इदारों को इस तरह निशाना नहीं बनाया था। अपने अवाम को और अपने अनप्रेसिडेंटेड हुआ है, खिलाफ नफरत में नहीं उभारा था। ये अनप्रेसिडेंटेड हुआ है और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा भुगता, आप लोगों ने अपनी वफादारियां नहीं बदली। मगर सवाल ये आप कह रहे हैं कि इनको खुद एहसास हुआ होगा, तो घर जाने दीजिए शाह महमूद कुरैशी साहब को, घर जाने देते, शीरी मज़ारी साहिबा को घर पे फैसला कर लेती, घर पर एहसास हो जाता, ये एहसास जेल में ही होना। देखिए, अगर उनके खिलाफ कोई सबूत है कि वो पार्ट ऑफ प्लान थे, तो यकीनन उसके लिए तो कानून उनको अपनी गिरफ्त में रखेगा। और जैसे मैंने कहा कि जो लोग समझते हैं कि वो नादिम है और वो अपने किए के ऊपर पछतावा है उन्हें, और वो समझते हैं कि उनको अपनी कोर्स सेटिंग करनी चाहिए, तो ये उनकी अपनी सवाबदीद है। लेकिन जिन लोगों ने 9 मई को इस पूरे मुल्क के ब्लैक डे के अंदर हिस्सा डाला है, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि अमेरिका और बरतानिया ने ऐसे बलवाइयों को माफ़ी नहीं दी, तो हम भी शायद अगर माफ़ करेंगे तो इससे बड़े हादसों के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। मगर ज़ाहिर जो नवाज शरीफ साहब हैं और मरीम नवाज साहिबा हैं, वो तो कहते रहे कि जी पहले एहतसाब होगा फिर इंतखाब होगा, इलेक्शन उस मामले की तरफ जाएगा। तो ये आप लोगों की ख्वाहिश पर हो रहा है सारा के सारा कि जी आप ही का प्रोजेक्ट था, आप इसको डिसमेंटल कीजिए और लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कीजिए जिसकी बात करती थी मरीम नवाज साहिबा, या फिर ये हो किसी और के ईमा पर रहा है, इस वक्त लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट की है और आपका भी फ़ायदा हो रहा है, तो आप भी ठीक है कह रहे हैं, सही है, चलिए आगे बढ़िए। शाहजेब, ये सब कुछ इमरान खान साहब के ईमा पे हो रहा है। देखिए, अगर इमरान खान साहब उसी जुर्रत के साथ, जिस जुर्रत के साथ पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों के रहनुमा गिरफ्तारियों का सामना करते रहे, वो एहतसाब का सामना करते रहे, हम सब ने किया, अगर इमरान खान साहब में उसका 10वां हिस्सा भी उतनी जुर्रत होती तो शायद कुछ ना होता। ये जो 9 मई का वाकया हुआ है, ना तो ये इस्टेब्लिशमेंट की फरमाइशी प्रोग्राम है, ना हमारा फरमाइशी प्रोग्राम है, ये सब कुछ तो इमरान खान साहब ने खुद किया है। तो लिहाजा वही इस पूरे स्क्रिप्ट के राइटर हैं, उन्होंने ही अपने साथ ये सब कुछ किया। अगर ये सब कुछ ना होता, 9 मई को वो ऐसा रद्द अमल ना देते, तो आज बिजनेस एज यूजुअल होती। बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को प्रोग्राम में आने की दावत दी मगर वो नहीं आए। आज इमरान खान 190 मिलियन पाउंड की करप्शन केस में फाइनली नैब के सामने पेश हुए, उन्होंने सवालात के जवाब दिए, उसकी अंदर की कहानी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा इमरान खान ने अपने वज़ीर कानून पर जिम्मेदारी डाल दी है, वज़ीर कानून का मौक़िफ़ भी आ गया है, वो भी आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। इमरान खान आज 190 मिलियन पाउंड केस और अलकादिर ट्रस्ट स्कैंडल में नैब रावलपिंडी में पेश हुए और पहली बार तफ्तीश में शामिल हो गए, जबकि इसी केस में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को एहतसाब अदालत ने 31 मई तक उबूरी जमानत दे दी है। इमरान खान आज बुशरा बीबी के साथ लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे और पहले इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत से 8 मुकदमात में 8 जून तक उबूरी जमानत हासिल कर ली और फिर नैब रावलपिंडी रवाना हो गए, जहां उनकी पेशी के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इमरान खान जैसे ही नैब के दफ्तर पहुंचे तो नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने उनको बाज़ाब्ता तौर पर तफ्तीश में शामिल कर लिया। ज़राए के मुताबिक दौरान तफ्तीश नैब की जानिब से इमरान खान से 20 सवालात के जवाब तलब किए गए। इमरान खान से बरतानवी क्राइम एजेंसी के साथ खत किताबत के रिकॉर्ड से मुतालिक सवालात पूछे गए। इमरान खान से 19 करोड़ पाउंड के फ्रीजिंग ऑर्डर्स का रिकॉर्ड भी मांगा गया। नैब की जानिब से इमरान खान से अलकादिर यूनिवर्सिटी से मिलने वाले तमाम अतियात का रिकॉर्ड तलब किया गया। साथ ही इमरान खान से अलकादिर ट्रस्ट को अतियात देने वालों का रिकॉर्ड भी मांगा गया और ये रिकॉर्ड भी मांगा गया कि इमरान खान ने खुद
अल-कादिर ट्रस्ट को कितने एहतियात दिए हैं। इसके अलावा अल-कादिर यूनिवर्सिटी के पंजाब हायर एजुकेशन से इल्हाक का रिकॉर्ड भी मांगा गया और कादिर ट्रस्ट और मुल्जिमान की कंपनी के दरमियान ट्रस्ट डीड का रिकॉर्ड भी तलब किया गया। ज़राए के मुताबिक इन सवालात पर इमरान खान ने जवाब दिया कि 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक फैसले का रिकॉर्ड काबीना डिवीजन के पास है। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के रिकॉर्ड तक मेरी रसाई नहीं है, जबकि अल-कादिर ट्रस्ट का रिकॉर्ड नैब को पहले ही मिल चुका है। नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक इमरान खान से तफ्तीश की और फिर इमरान खान लाहौर के लिए रवाना हो गए। इमरान खान ने आज ही नैब के 19 मई के नोटिस का भी जवाब दे दिया है और मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि नैब के भेजे गए नोटिस से वाज़ेह है कि इन इल्ज़ामात की बुनियाद वफाकी काबीना की जानिब से दिसंबर 2019 में राजदाराना मुआहदे की मंजूरी है। 190 मिलियन पाउंड की रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मौजूद है। इस रकम से किसी किस्म का कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं उठाया गया। नैब की जानिब से करप्शन के इल्ज़ामात मनगढ़ंत, बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी है। मैंने या मेरी अहलिया ने बतौर ट्रस्टी किसी इराजी या दीगर ज़राए से माली फ़ायदा नहीं उठाया। काबीना ने इस राजदाराना मुआहदे की मंजूरी मुत्तफ़िका तौर पर कानून के मुताबिक दी थी। आज नैब में पेशी से पहले इमरान खान ने कल अपनी पार्टी के कारकुनों के सवालों के जवाब देते हुए के 190 मिलियन पाउंड का भी दिफा किया और अपने वजीर कानून पर ही जिम्मेदारी डाल दी। और एनसीए फैसला करती है आपस में सीक्रेट एग्रीमेंट में कि ये जो पैसे हैं 190 मिलियन पाउंड्स होते हैं, उसमें 190 मिलियन पाउंड्स जो सुप्रीम कोर्ट का जो अकाउंट था जिसमें ने पैसे देने थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फाइन दो, उसमें वो कहता है कि मैं उसमें डिपॉजिट करता हूं। कैबिनेट के सामने 3 दिसंबर को, यानी अब ये ट्रस्ट शुरू हुआ है, 3 दिसंबर को एग्रीमेंट आती है कि जी क्या आप ये कॉन्फिडेंशियल अगर और एनसीए के कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट को मानते हैं तो ये 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। लेकिन अगर आप ये नहीं मानते और आप चाहते हैं कि इसको कंटेस्ट करना है तो फिर आपको इंग्लैंड के अंदर इसके ऊपर केस करना पड़ेगा। अब वहां हमारे वकील बैठे होते हैं, हमारा लॉयर बैठे होते हैं, हमारा लॉ मिनिस्टर बैठे होते हैं, वो एडवाइज करते हैं कि पाकिस्तान $100 मिलियन बाहर लिटिगेशन में हार चुका है अब तक, तो हमें बाहर पहले साबित करना पड़ेगा कि ये पैसा पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होके आया है। फिर और ये 5-6 साल केस चलेगा और फिर अगर आप केस हार गए तो ये पैसा इंग्लैंड में रह जाएगा। कैबिनेट फैसला करती है कि जी हमें 190 मिलियन पाउंड आ रहा है, कभी इतना पैसा आया नहीं, हम एक्सेप्ट कर जाते हैं। इमरान खान मुसलसल काबीना का सहारा ले रहे हैं और अब वजीर कानून पर इस मुआहदे के मशवरे की जिम्मेदारी भी डाल रहे हैं, मगर काबीना के 3 अरकान पहले ही कह चुके हैं कि हमसे सील्ड लिफाफे पर दस्तखत कराए गए और अब इमरान खान ने अपनी हुकूमत के वजीर कानून पर जिम्मेदारी डाली है। तो हमने इस बारे में खुद उस वक्त के वजीर कानून फ़रोग नसीम से रब्ता किया तो फ़रोग नसीम ने हमें जवाब दिया कि मैंने ऐसा कोई मशवरा इमरान खान को नहीं दिया था। उस काबीना इजलास के एजेंडे में यह मुआहदा शामिल ही नहीं था। वजारत कानून की तरफ से ऐसी कोई समरी भेजी ही नहीं गई थी। ना ही इमरान खान को मेरी वजारत ने मशवरा दिया था कि अगर 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान ने ना लिए तो ये बरतानिया में ही रह जाएंगे। फ़रोग नसीम के मुताबिक इमरान खान ने खुद 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में एडजस्ट करने का फैसला किया। वजारत कानून ने इस हवाले से उन्हें कोई मशवरा नहीं दिया। इस हवाले से सारे हक़ाइक़ रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। यानी फ़रोग नसीम ने भी इमरान खान के दावे को झूठा कहा है। आज नैब को जवाब में इमरान खान ने पूरी काबीना पर जिम्मेदारी डाली और पहले भी डाल चुके हैं। कहते हैं जनाब आपने अल-कादिर यूनिवर्सिटी से फायदा उठाया है। अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट है, सारी कैबिनेट का फैसला था। मगर काबीना के 3 अरकान फवाद चौधरी, शेख रशीद और फैसल वाउडा ये कहकर इमरान खान को चार्जशीट कर चुके हैं कि उनसे सील लिफाफे पर दस्तखत कराए गए और ये दस्तखत इमरान खान की मौजूदगी में शहजाद अकबर ने कराए और इस पर बात करने से भी मना किया। उन वज़रा ने भी वज़ीर कानून का कोई जिक्र नहीं किया। जो मुआहदा हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट का जिक्र था। मैंने तो मुआहदा नहीं देखा। आप कैबिनेट के मेंबर नहीं रहे? नहीं, वो सील बंद था, कैबिनेट ने भी नहीं देखा। मैं सील था। वाउडा ने कल हमारे प्रोग्राम में मजीद दावा किया कि शहजाद अकबर अकेले मुलविस नहीं हैं, उन्हें एक खास आदमी की सपोर्ट हासिल थी। मैं भी कारोबारी हूँ और मेरे 100 रुपये अगर फंसे हों तो मैं भी वही काम करता जो उस कारोबारी ने किया कि 20 रुपये देके काम करा लेता, अपने 100 रुपये वसूल कर लेता। लेकिन आप शहजाद अकबर साहब को अकेले ना घसीटें। शहजाद अकबर को एक खासी सपोर्ट थी खास आदमी की, और वो इतना ख़ास था कि वो IB को भी संभाल लेता था और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट भी संभाल लेता था। उस खास का बड़ा ख़ास रोल है इस पैसा कमाने से लेके पैसा बांटने तक। घेरे में रखकर इतना बड़ा फैसला कर लिया गया और कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया और अब इमरान खान ये मौक़िफ़ अपना रहे हैं कि ये पैसे तो हुकूमत पाकिस्तान को मिलने ही नहीं थे, बल्कि NCA ने प्रॉपर्टी टाइकून से डील कर ली थी और उन्हीं को वापस कर दिए थे। हम ये पैसे उनके सुप्रीम कोर्ट के लायबिलिटी अकाउंट में एडजस्ट नहीं करते तो ये पैसे बरतानिया में ही रह जाते, इमरान खान कह रहे हैं। लेकिन हम
आपके सामने कुछ ऐसी दस्तावेजात रख रहे हैं जो खुद ये वाजे कर देंगी कि प्रॉपर्टी टाइकून को बरतानिया में जो 190 मिलियन पाउंड का जुर्माना हुआ था, वो पैसे बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने उन्हें नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को दिए थे। नेशनल क्राइम एजेंसी ने खुद 3 दिसंबर 2019 को अपनी प्रेस रिलीज में लिखा कि ये असासे रियासत पाकिस्तान को वापस कर दिए जाएंगे। ये प्रेस रिलीज आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, उसी दिन शहजाद अकबर की सरबराही में एसिड रिकवरी यूनिट ने अपनी प्रेस रिलीज जारी की थी और उसमें भी लिखा था कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की है कि यह रकम फौरी तौर पर रियासत पाकिस्तान को वापस कर दी जाएगी। ये दस्तावेज भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इसके अलावा 3 दिसंबर 2019 को यानी उसी दिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बरतानिया ने भी 190 मिलियन पाउंड की इस डील से मुतालिक प्रेस रिलीज जारी की थी और इसका टाइटल ही ये था कि पाकिस्तानी अवाम को 190 मिलियन पाउंड की वापसी पर मबनी नेशनल क्राइम एजेंसी की सेटलमेंट पर रद्द अमल। अपनी प्रेस रिलीज में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बरतानिया ने पाकिस्तानी अवाम को इस रकम की मुंतकली को खुशाइंद करार दिया था। ये डॉक्यूमेंट भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। यानी 3 दिसंबर 2019 को जो दस्तावेज़ात और तफसीलात सामने आई, उसके मुताबिक खुद बरतानवी हुक्काम, एसिड रिकवरी यूनिट और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बरतानिया ने यह वाजे किया था कि ये पैसे रियासत पाकिस्तान को वापस किए जा रहे हैं। तो फिर इमरान खान से ये सवाल बनता है कि रियासत पाकिस्तान से मुराद पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत है या फिर प्रॉपर्टी टाइकून, क्योंकि उन्होंने रियासत पाकिस्तान की जगह ये पैसे उनके सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जुर्माने में एडजस्ट कर दिया। आम बात ये भी है कि अक़वाम मुत्तहिदा की कन्वेंशन की रूह से ये पैसे रियासत पाकिस्तान ही को मिलने थे और इस कन्वेंशन के मुताबिक जब किसी मुल्क में किसी दूसरे मुल्क से लाया गया गैर कानूनी पैसा पकड़ा जाता है तो वो उस मुल्क को वापस कर दिया जाएगा जहां से पैसा गैर कानूनी ज़राए से मुंतकिल किया गया हो। खुद बरतानिया ने भी अक़वाम मुत्तहिदा के इस कन्वेंशन पर दस्तखत किए हुए हैं। फिर 2017 में क्रिमिनल फाइनेंस एक्ट और अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर के जरिए खुद बरतानिया ने भी कवानीन मजीद सख्त कर दिए थे। हमने उस वक्त भी शहजाद अकबर से कहा था कि बरतानिया कैसे हुकूमत पाकिस्तान को पाबंद कर सकता है कि पाकिस्तान में पैसा आएगा तो किस अकाउंट में जाएगा। ये जो पैसा है ये पाकिस्तान में आके स्टेट बैंक में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले ही फैसला दिया हुआ 460 अरब रुपए का उसमें जाएगा। जितना मैंने आपको बताया है कि प्रेस रिलीज की जो पैरामीटर्स हैं उसके बाहर मैं नहीं जा सकता। उसमें लिखा हुआ है स्टेट ऑफ पाकिस्तान को आएगा और फिर आगे से जिस तरह से वो आगे खर्च किया जाएगा वो भी आने वाले दिनों में आपके सामने। आपका ये दावा कि गवर्नमेंट ने एफर्ट की और लूटी हुई दौलत वापस आ रही फिर गलत साबित हो गया ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस पहले से है और अगर वो सुप्रीम कोर्ट में ये पैसे जमा कराते हैं तो आप लोगों की तो कोई विक्ट्री नहीं है लूटी हुई दौलत, क्योंकि तो सुप्रीम कोर्ट का पहले से फैसला है। आपके सामने 2 एजेंसीज ने जिन्होंने काम किया उनकी दोनों की तरफ से एक पोजीशन प्रेस आ गई है और साथ ये भी बतला दिया गया है कि इसकी जो फर्दर डिटेल्स हैं एज पर दैट एग्रीमेंट वो डाइवर्ज नहीं की जा सकती। अब अगर आप कहते हैं कि नहीं ये नहीं है, हम नहीं मानते, तो ये आपका प्रोगेटिव है। वो ठीक है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये कैसा वो पैसे पाकिस्तान में आ चुके हैं। ये एग्रीमेंट कैसे आप एनसीए से कर सकते हैं कि भाई हम पाकिस्तान के अवाम को ये भी नहीं बताएंगे कि ये पैसे स्टेट बैंक में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाएंगे। ये कैसे एग्रीमेंट आप कर सकते हैं अगर पाकिस्तान का पैसा है? आप अगर मुझसे बारहा एक सवाल पूछेंगे तो मैं एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन के तौर पे। इसके अलावा साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने साफ़ी मतियुल अजान के साथ इंटरव्यू के दौरान इस स्कैंडल का दिफा किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि प्रॉपर्टी टाइकून और एनसीए के दरमियान प्ली बार्गेन हुई थी। एनसीए और अली के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है ये खुफिया रखा जाएगा, ये डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। वजह जब भी कोई प्ली बार्गेन होता है वो किसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे होता है। अगर नेशनल क्राइम एजेंसी से प्ली बार्गेन हुई थी तो फिर सवाल ये है कि ये रकम वापस ही को क्यों दे दी गई, क्योंकि प्ली बार्गेन में तो रकम उसी शख्स को वापस नहीं मिलती बल्कि उससे जब्त कर ली जाती है। पाकिस्तान में भी नैब के कानून के तहत यही होता है, क्योंकि प्ली बार्गेन के तहत कोई शख्स अपना जुर्म तस्लीम करते हुए रकम रियासत के हवाले करता है, उसे वापस नहीं दे दी जाती है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। बरतानवी माहिर कानून राशिद असलम हमारे साथ मौजूद है। राशिद असलम साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। भाई साहब आपने सारी गुफ्तगू देखी है, खान साहब का ये कहना कि एक ही बात थी, अगर हम ना लेते और ये मुआहिदा ना करते तो सुप्रीम कोर्ट में अगर जुर्माने में ये रकम एडजस्ट ना होती तो पाकिस्तान को वापस ही ना मिलते, ये तो मुआहिदा उन दोनों का हो गया था, हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। कि दुरुस्त है, ऐसा ही होता? देखिए, सबसे पहले तो एनसीए का जो नॉर्मल तरीकाकार है कि वो जो भी स्टेट होती है जहां से पेमेंट आए होते हैं या जो होस्टिंग स्टेट होती है उनसे अप्रूवल लेती है कोई भी एग्रीमेंट करने से पहले। इसमें एनसीए ने पाकिस्तान हुकूमत से रब्ता किया था। पाकिस्तान हुकूमत की अप्रूवल के बाद साहब के साथ ये कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट साइन हुआ था। इस पूरी सिचुएशन में 2 एग्रीमेंट हुए थे। एक
साहब के साथ हुआ था, एक पाकिस्तान गवर्नमेंट ने डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन की थी 9 नवंबर 2019 को यूके हुकूमत के साथ। मींस कि एनसीए ने और पाकिस्तान हुकूमत ने ये डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन की थी कि जो भी कंटेंट्स हैं वो अफशा नहीं किए जाएंगे। लेकिन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जाने से पहले पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये अप्रूवल दी थी कि आप ये एग्रीमेंट जो है साइन कर दें। मींस कि वो पेमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। इसमें जो होस्टिंग स्टेट होती है वो ये कह सकती होती है कि हमने इस अकाउंट में नहीं किसी और दूसरे अकाउंट में लेने हैं पैसे। तो ये एक पूरी सिचुएशन होती है जिसमें होस्टिंग स्टेट के पास राइट होता है। अब पाकिस्तान के पास राइट था कि वो किसी और अकाउंट में पैसे या अमाउंट मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ये पेमेंट ली थी। यानी कि ये हो सकता है कि जिसके पैसे पकड़े गए हों उसी के अकाउंट में वापस चले जाएं। ये लॉज इस हवाले से क्लियर है कि ऐसा नहीं हो सकता, जैसा कि इस केस में आपके पकड़े गए और साहब के ही अकाउंट में डाल दिए गए, ऐसा नहीं हो सकता। कानून बड़े क्लियर है बरतानिया के वहां पर। देखिए, इसमें यूनाइटेड नेशंस का एक कन्वेंशन है अगेंस्ट करप्शन। उसके तहत यूनाइटेड नेशंस ने पिछले 2-3 सालों में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक थे उनको ये पाबंद किया था कि अगर आपके यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई पैसा आता है तो आप उस स्टेट को वापस करें। इस हवाले से नाइजीरिया का एक केस हुआ था जिसमें यूके हुकूमत के खिलाफ केस था कि वो पेमेंट वापस नहीं की गई थी, जिसके बाद यूनाइटेड नेशंस पे बहुत सख्त हुई थी। उसके बाद जो भी पेमेंट पकड़ी जाती है उसमें जो फाइनेंस एक्ट, जो क्रिमिनल फाइनेंस एक्ट 2017 यूके में पास हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि वो जो स्टेट जिसको ये बिलोंग करते हैं, जिन भी लोगों को ये पैसे जिनकी मलकियत है उनको वापस किए जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट को वापस किए जाएंगे। इसका ये मतलब है कि वो पैसे हुकूमत पाकिस्तान को वापस आने थे या उन्होंने जो डेजिग्नेटेड अकाउंट दिया होगा उसको वापस आने थे, साहब को वापस नहीं आने थे। क्योंकि जब ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो इस पे जो फ्रीजिंग ऑर्डर लिया गया था 9 अकाउंट्स के खिलाफ, वो इसी बेस पे लिया गया था कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, इसका कोई माखज जो है या सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जेन्युइन नहीं है। इसी की बेस पे ये फ्रीजिंग ऑर्डर हुआ था। ये बेसिकली 190 मिलियन का ये मामला था जिसमें 140 मिलियन पाकिस्तान को ट्रांसफर हो गए थे और 50 मिलियन की जो प्रॉपर्टी थी जो उस वक्त बिकी नहीं थी उस वजह से वो पैसे ट्रांसफर नहीं हो सके थे। तो ये पाकिस्तान हुकूमत की रजामंदी के साथ ये एनसीए ने एग्रीमेंट साहब के साथ साइन किया था। उसके बाद वो डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन हुई थी। तो ये पाकिस्तान हुकूमत का इख्तियार था कि अगर वो किसी और अकाउंट में चाहते तो ले सकते थे। इसमें कतन साहब के अकाउंट में नहीं जा सकते थे। अगर ऐसी सूरत हाल होती तो यहाँ पे फ्रीजिंग ऑर्डर खत्म हो जाता मजिस्ट्रेट कोर्ट से और यहाँ के किसी अकाउंट में साहब के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते अगर वो अप्रूव करते। इसमें नॉर्मली ये होता है कि जो एनसी है उसके पास 2 इख्तियार होते हैं। एक तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी में केस चला सकते होते हैं, दूसरा कोई सिविल जो कानून है उसके अंडर सेटलमेंट कर सकते होते हैं। तो यहाँ पे जब क्रिमिनल एक्टिविटी में केस चलाया जाता है तो जिसकी पेमेंट्स यहाँ पे स्टक हुई होती है या फ्रीजिंग ऑर्डर होता है तो वो वकला को एंगेज करते हैं। वो लीगल प्रोसेस में एनसीए का बहुत सारा पैसा लगता है। तो एनसीए की ये कोशिश होती है कि उसको सिविल मैटर के तौर पे सेटलमेंट कर ली जाए ताकि वो पेमेंट एक तो जो स्टेट है या जिन लोगों को भी वो पैसे बिलोंग करते हैं उनको वापस कर दिए जाए। दूसरा एनसीए के अपने सोर्सेज कम लगे, बिकॉज उसमें फिर अगर सोर्सेज ज्यादा लगते हैं तो फिर यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन के तहत उनको अप्रूवल लेना पड़ती है। वो आर्टिकल 57 है कि वो पैसों में से पैसे काटेंगे जितनी उसमें खर्चा हुआ है। तो इससे बचने के लिए एनसीए ये समझती है, ये चाहती होती है कि सेटलमेंट हो जाए और जो पेमेंट है वो उस गवर्नमेंट को या उन लोगों को वापस कर दी जाए जहां से वो पेमेंट आई है या जहां से वो पैसों का माखज समझते हैं कि वो सोर्स ऑफ फंड वहां से था। सर ये बड़ी आपने अहम बात की कि अगर एनसीए ने वापस के पाकिस्तान में अकाउंट पैसे भेजने होते तो वो उनके अकाउंट वहीं अनफ्रीज कर देता, वापस क्यों भेजता। तो इमरान खान साहब का मगर एक और कहना है कि जी उनके आपस की सेटलमेंट थी, अगर मामला आगे बढ़ाते तो हमारे बहुत पैसे लग जाने थे। अच्छा हमें पैसे मिल गए तो क्या हुआ अगर सुप्रीम कोर्ट में चले गए, क्या दुरुस्त है कि पाकिस्तान के बड़े पैसे लग जाते आगे। देखिए उसमें अगर साहब इसमें सेटलमेंट में ना जाते तो ये केस कोर्ट में जाता, उसमें पाकिस्तान हुकूमत भी पार्टी बन सकता था। पाकिस्तान हुकूमत कह सकती थी कि ये पेमेंट जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग की पेमेंट है, इसमें हम पार्टी हैं, हम इंटरेस्टेड पार्टी हैं। लेकिन वो बनते या ना बनते, जिस तरह मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन के अंडर वो पाकिस्तान को ही जाने थे, क्योंकि साहब का बिजनेस अगर प्रूव होता है किसी और मुल्क में नहीं है और पाकिस्तान में ही है तो पाकिस्तान से ही वो सोर्स ऑफ फंड बनता है। तो मैं नहीं समझता कि ये इसमें कोई बहुत ज्यादा इस पे कोई जोर दिया इस बात पे दिया जा सकता है या इस बात में कोई आप कह लें कि हकीकत हो सकती है। उसमें पाकिस्तान हुकूमत की रजामंदी से ये एग्रीमेंट साइन हुआ था।
बहुत शुक्रिया। बरतानवी माहिर कानून की गुफ्तगू भी आपने सुनी। अब आगे तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल नज़र आता है? तहरीक इंसाफ सर्वाइव कर पाएगी या इस क्रैकडाउन में टूट फूट का शिकार हो जाएगी? इमरान खान साहब का क्या मुस्तकबिल हो सकता है? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ के रहनुमा पार्टी छोड़ रहे हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी उनको ताने दे रहे हैं। हमारे साथ सीनियर साथी रज़ाकार सुहेल वड़ाई साहब मौजूद हैं। वड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। वड़ाई साहब, ज़ाहिर नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने सालों भुगती, महीनों जेलें भुगती, इनके रहनुमा जो है वो पार्टियां छोड़ रहे हैं एक एक हफ्ते में, 3-3 दिन में, जो कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये वजह क्या हुई कि ये इतनी तेज़ी से लोग पार्टी छोड़ते नज़र आ रहे हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर अगर पीटीआई का एनालिसिस किया जाए कि ये इस पार्टी में कौन लोग शामिल थे, तो सारे प्रो एस्टेब्लिशमेंट लोग जो थे नज़रियाती तौर पर वो इसमें शामिल हुए थे, और कुछ शामिल हुए थे जो इंतखाबी वजह से कि हम इक़्तिदार में आ जाएंगे, ये पॉपुलर पार्टी है। तो अब दोनों को सूट नहीं कर रहा। जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट थे वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स कर नहीं सकते। हर एक की अपनी मजबूरियाँ हैं। कई लोगों का नज़रियाती मसला भी है। कई लोगों ने तजर्बे से ये सीखा हुआ है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स जो है वो नुकसान देती है, उसमें कैदें भुगतनी पड़ती हैं, उसमें मुश्किलात आती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बुनियादी वजह है कि नज़रियाती दरार आ गई है पीटीआई के अंदर। यानी उसकी बेसिकली तो उसने सारी पॉलिटिक्स की जब इक़्तिदार में रही तो प्रो एस्टेब्लिशमेंट, अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट। इतनी जल्दी से इस पार्टी को जो है वो चेंज करना नज़रियाती तौर पर ये मुमकिन नहीं रहा, इसलिए मेरा ख्याल है कि लोग जो हैं वो छोड़ रहे हैं। साहब, मगर ये लोग काफ़ी टाइम तक खड़े भी रहे और इमरान खान साहब के बयानी को सपोर्ट भी करते रहे। पहले उन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ नारा लगाया, उसे सपोर्ट किया, फिर उस पर यू टर्न लेकर जनरल बाजवा पर इल्ज़ाम लगाया, उसे सपोर्ट किया, फिर मौजूदा जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और लीडरशिप है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, तब भी पार्टी नहीं छोड़ी। क्या खान साहब ने लिमिट क्रॉस की या फिर कोई और वजह हुई कि बस गिरफ्तारियाँ हुई और ये अचानक होने लगा? ये हो क्या रहा है? देखिए जी, 9 मई का जो वाक़या है ये 9/11 की तरह है। ये बहुत बड़ा ट्रेजेडी थी फॉर तहरीक इंसाफ कि ये पार्टी जो है अब इस हद तक वायलेंस पर उतर आई है कि जो पाकिस्तान की पूरी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। पीपल्स पार्टी ने कितना मुश्किल वक्त गुजारा। भुट्टो की फांसी जो है वो भी हुई इसके दौरान। बेनज़ीर भुट्टो गिरफ़्तार हुई, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, नवाज़ शरीफ नायल हुए, लेकिन किसी पार्टी को ये हिम्मत नहीं हुई कि वो कंटोनमेंट के अंदर जाकर हंगामा आराई करें, GHQ पर हमला करें, कोर कमांडर के घर घुसकर जला दें, PF बेस जला दें। हर एक को अपनी पता थी कि पॉलिटिक्स क्या है, और मार रोड पे आके वो मुजाहरा करते थे या किसी खुली सड़क पर मुजाहरा करते थे, और यही पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो है वो तरीका होता है। तो इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी की बजाय मिलिटेंट ग्रुप जो है वो उसकी स्ट्रेटजी अपनाई। और ज़ाहिर है जितने लोग हैं जो इक़्तिदार में जाना चाहते हैं, जो इंतखाब लड़ना चाहते हैं, जो सियासत करना चाहते हैं, वो ज़ाहिर है मिलिटेंसी का साथी नहीं हो सकते। उनको एहसास हो गया है कि फ़ौज और पीटीआई की अब अनबन हो गई है और अब मुमकिन नहीं है पीटीआई का इतनी आसानी से इक़्तिदार में आना, इसलिए वो अपनी राहें जुदा कर रहे हैं। साहब, मगर खान साहब का एक कॉन्फिडेंस है कि अब जो इलेक्टेबल्स की सियासत थी वो मैंने ख़त्म कर दी है, अब जो बल्ला है उसको वोट पड़ता है। ज़ाहिर इमरान खान साहब हैं पॉपुलर, ये जितने लोग छोड़ भी जाएं उसके बावजूद भी वो क्यों नहीं इलेक्शन जीत सकते हैं, और कि अगर ये लोग छोड़ जाएँ तो उनको फ़र्क क्या पड़ता है इमरान खान साहब को कि पार्टी ख़त्म हो जाए और इस किस्म की बातें हो रही हैं? ये दुरुस्त है कि वोट बैंक इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता। इलेक्टेबल्स उन्हें छोड़ भी जाएं तो वोट बैंक उनका बरकरार रहेगा कुछ अर्सा। लेकिन आप देखें कि अगर हम माजी की तारीख देखें, आप नून का हाल देखें कि जब उनके इलेक्टेबल्स छोड़ गए थे तो वो आधी सीटों पे आ गए थे। तो इसी तरह अगर पीटीआई ने भी अपनी स्ट्रेटजी ना बदली, रिव्यू ना किया, तो वो आधी सीटों पे आ जाएंगे। फिर वोट बैंक भी इलेक्टेबल्स के साथ ही काम करता है। ये इलेक्टेबल्स प्लस वोट बैंक जो है ये कामयाबी का फार्मूला है। अगर इलेक्टेबल्स निकल जाएं, सिर्फ वोट बैंक रह जाए तो आधी सीटें रह जाती हैं। साहब, और इस सब में जो पॉपुलैरिटी है खान साहब की, आपके ख्याल में वो हिट होगी या फिर उसको वाकई और ज़्यादा बूस्ट मिला है? जो खान साहब बयानियाँ लेकर चल रहे हैं वो अभी भी ज़ाहिर हकीकी आज़ादी अमेरिका के ख़िलाफ़ उन्होंने नारा लगाया था, अब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि एक की किसी की नहीं हो सकती है कि ये आइन और कानून से मावरा हो। ये भी कह रहे हैं कि एहतसाब से बालातर हैं। तो पॉपुलैरिटी उनकी और बढ़ नहीं रही होगी? ये चीज़ें उनकी जो वोटर सपोर्टर है उसके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा होगा ये नारा?
जी शाहजेब साहब, अगर हम माजी को देखें, एनालिसिस करें तो पीपल्स पार्टी 77 से लेके 88 तक पॉपुलर रही, और जब तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में नहीं आई उनका वोट बैंक कम नहीं हुआ। इसी तरह आप नून लीग देखें, एस्टेब्लिशमेंट से जब लड़ाई हुई तो उसका वोट बैंक कम नहीं हुआ, इसके बावजूद वो जीतते रहे। तो मेरा ख्याल है कि अब भी इमरान खान का फ़ौरन वोट बैंक कम नहीं होगा, लेकिन अगर इलेक्टेबल साथ छोड़ गए तो फिर इलेक्शन में जीत कर हुकूमत हासिल करना मुश्किल हो जाएगा, वोट बैंक तो रहेगा। तो इस वक्त एज ऑफ नाउ आपको इमरान खान साहब के लिए क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? आपको लगता है केसेस ऐसे हैं जिसमें उनकी कन्विक्शन हो जाएगी, वो शायद कैंपेन ना कर पाएँ, मामला आगे ना बढ़ा पाएँ, या इलेक्शन का रास्ता उनके लिए अभी तक है और वो निकाल भी सकते हैं? मेरा ख्याल है कि वो जितनी देर तक CBMs नहीं करते फ़ौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनको उनकी कबूलियत नहीं होती उस वक्त तक। आपको पता है कि भुट्टो साहब और शेख मुजीब जीत गए थे, लेकिन 1.5 साल तक इक़्तिदार मुंतकिल नहीं किया गया था। तो इस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट का कोई ऐसा मूड नज़र नहीं आता कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर फ़ौजी अदालतों में मुकदमे चलने हैं तो इनको इक़्तिदार कौन देगा। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो बड़ा नहीं लग रहा कि इमरान को इक़्तिदार मिलेगा, मासवाए कि आर्मी की सोच चेंज हो, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर तब्दीली आए, और वो अभी 2 साल 2.5 साल नहीं तब्दीली आनी, और फिर आगे भी पता नहीं एक्सटेंशन हो जाएगी। तो जितनी देर तक कोई न्यू फेस नहीं आता, नई सोच नहीं तब्दील होती, और इमरान खान के बारे में कोई दिल नरम नहीं होता एस्टेब्लिशमेंट का, उनका इक़्तिदार में आने का चांस तो बहुत कम हो गया। तो दिल नरम कैसे होगा? वो कह रहे हैं मैं तो पैगाम बार बार भेजा है, मैंने बहुत पैगाम भेजे, मैं बात करने को तैयार हूँ, मगर आगे से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है कि पैगाम तो वो ज़रूर भेजते रहे हैं। मेरे भी इल्म में है कि उन्होंने अपने एक जो वज़ीर था, सूबाई वज़ीर, उसके ज़रिए पैगाम भेजते रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जो वो बयानियाँ बना रहे थे, जो हर रोज़ वो तकरीर करते थे, वो उन पैगामात के ख़िलाफ़ होती थी। वो आर्मी चीफ़ का नाम ले रहे थे, वो कभी जो था वो डर्टी हैरी कहते थे, कभी एक्स कहते थे, कभी वाई कहते थे, बार बार कहते थे सारा कुछ फ़ौज कर रही है। तो ये सारा बयानियाँ कि उसी का नतीजा कोर कमांडर हाउस पर हमला, GHQ पर हमला है, तो वो बयानियाँ भी साथ साथ बना रहे थे। तो इसको भी कोई नोट कर रहा था कि वो एक तरफ तो सुलह का पैगाम भेजते हैं, मगर अमली तौर पर वो अपना नैरेटिव एंटी आर्मी बना रहे हैं। शुक्रिया सलवाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।